स्टडी स्मार्ट। सो आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम कुछ देखते हैं यहाँ पे इसके इंडेक्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में कैसी दिखती थी। इसमें हम 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कैसे लोगों को रहना, उनके लाइवलीहुड को भी खतरा हो चुका था। अ ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, इसमें हम कुछ फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे और मिडिल क्लास कैसे एजुकेटेड हुए उन सब के बारे में पढ़ेंगे। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कैसे हुआ, इस वाले टॉपिक में हम सब कुछ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नेशनल असेंबली और रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जो बने और क्या क्या लॉज थे उसमें। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, इसमें हम कुछ क्लब्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कैसे कुछ लोगों ने कैसे इनिशिएटिव्स लिए। द रीन ऑफ टेरर, जिसमें हम रॉबिन्सपियर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके टाइम में कितना ज़्यादा डर था लोगों के बीच। अ डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी फ्रांस की पावर थी उसको डिवाइड कर दिया गया था। फिर वुमेन इन रेवोल्यूशन, क्या इस रेवोल्यूशन में वुमेन का कोई रोल था, ये हम पढ़ेंगे। लॉ पास टू इम्प्रूव वुमेन्स लाइफ, अब लॉज क्या क्या लॉज बनाए गए कि वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। फ्रेंच वुमेन गॉट द राइट टू वोट, अब वुमेन्स को भी वोट करने का अधिकार था, वो भी कैसे मिला उन्हें। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी भी कैसे अबॉलिश हुई। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, रेवोल्यूशन के बाद हर एक किसी की लाइफ में कैसे डिफरेंसेस आए। और एट द एंड हम पढ़ेंगे कंक्लूजन में नेपोलियन के बारे में। सो ये हमारा एक रफ आइडिया द फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रो है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा गया है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ गेम चेंजर इन यूरोपियन एंड ग्लोबल हिस्ट्री। ये जो रिवॉल्ट था, ये जो रेवोल्यूशन था, वो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ब्रॉट एन एंड टू फ्रांस मोनार्की, जो फ्रांस था उसमें जो मोनार्की चल रही थी उसको भी एंड हुआ और कैसे वो डेमोक्रेटिक बनी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्लोगन्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिकम इंपॉर्टेंट आइडियाज़ इन न्यू ईरा। लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये जो 3 स्लोगन्स थे वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ बन गए हमारे न्यू ईरा में। ये जो रिवॉल्ट था, इसके जो स्लोगन्स थे, इसका जो आइडिया था, वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में कैसी दिखती थी। सो सबसे पहले तो 18th सेंचुरी में लुइस 16 जो कि बॉर्बन डायनेस्टी से थे, उन्होंने शादी की थी प्रिंसेस मैरी एंटोनिया, जो कि बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रही थी। ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ये 1774 की बात है। When Louis became king, he inherited an empty treasure. जब लुइस की शादी हुई तो उसने जो फ्रांस किंगडम का जो ट्रेजर था उसे खाली पाया। अब इसके रीजंस क्या थे वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रीज़न था पैलेस ऑफ वर्सिलीज। ये एक बहुत ही लग्जरियस और बहुत ज़्यादा महंगा पैलेस है फ्रांस में जो लुइस बना रहा था, जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ। पहला रीज़न ये था। दूसरा था लुइस 16 aided 13 अमेरिकन कॉलोनीज इन गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूके। एज अ रिजल्ट द डेब्ट वॉज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 1 billion liveries, bringing it to more than 2 billion liveries. Lenders who provided credit began charging a 10% interest rate on loans. इसका मतलब है कि लुइस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस देने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की। अब डेफिनेटली अगर हेल्प की तो डिफेंस चाहिए, उस डिफेंस के लिए जो खर्चा था वो भी फ्रांस को ही लगा। और इसमें 1 billion लाइवरीज इज़ बेसिकली आपकी फ्रांस की करेंसी। सो ये आपकी 2 billion लाइवरीज में आ गई। उसके बाद जो लुइस ने लेंडर्स से कर्जा लिया था वो लेंडर्स उस पर 10% इंटरेस्ट लगाने लगे। इसका मतलब है कि जो फ्रांस था वो कर्जे पे डूबने लगा। सो ये हमारा था दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न है टू कवर एक्सपेंसेस सच एज मेंटेनिंग द आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड सो ऑन। द स्टेट वॉज फोर्स टू रेज टैक्सेस। अब डेफिनेटली अगर आप फ्रांस की डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना चाहते हो सो पैसा उसके लिए चाहिए। अब लुइस ने क्या सोचा कि अगर मुझे अपनी फ्रांस की डेवलपमेंट करनी है, अब मुझे उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो डेफिनेटली अब पैसा कहाँ से आएगा, आपके टैक्सेस से। तो मुझे अब टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। However, this measures was insufficient because in the 18th century, French society was divided into 3 estates and only members of 3rd estate paid taxes. अब जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। वो कौन सी एस्टेट्स थी वो हम आगे पढ़ेंगे। अब था क्या, फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट टैक्सेस नहीं देगी, सिर्फ देगा कौन, 3rd एस्टेट। मतलब कि आपकी जो फ्रेंच सोसाइटी है
उसमें जो 2 स्टेट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे वो टैक्सेस नहीं देंगी। जो आपकी थर्ड स्टेट होगी वही सिर्फ आपकी कंट्री के लिए डेवलपमेंट करने के लिए टैक्सेस देगी। बेसिकली जो पूरा कंट्री का बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन था, वो थर्ड स्टेट पर था। The estate society was component of the medieval feudal system. Prior to 1789, France society and institutions were considered an old regime. ये जो आपका टाइम था 18th सेंचुरी का, उसे एक बहुत ही डिफरेंट वर्ड, एक यूनिक वर्ड से रेफर किया जाता है जो कि है ओल्ड रेजिम। अब हम पढ़ते हैं आपके 3 एस्टेट्स को। वो कौन सी 3 एस्टेट्स थी? सबसे पहले फर्स्ट एस्टेट द क्लर्जी। अब ये क्लर्जी कौन थे? ये वो लोग थे जो चर्चेस में प्रीस्ट का काम करते थे। बेसिकली जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं, हमारे इंडिया में भी जो लोग थे वो डिवाइडेड हो गए थे, जैसे कि ब्राह्मण्स, वैश्यास, शूद्रास, क्षत्रियास ऐसे, और जो अनटचेबल थे वो दलित्स, राइट। तो वैसे ही फ्रांस सोसाइटी में भी ऐसे 3 एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। सो जो पहले एस्टेट थे आप उसको कंपेयर कर सकते हो, उसको आप सिमिलर मान सकते हो ब्राह्मण से। ये यहाँ पे ये लोग चर्चेस में जो प्रीस्ट था उन्हीं को हम क्लर्जिस, फ्रांस लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में उसे क्लर्जिस कहते हैं। अब दूसरी चीज़ थी कि ये जो चर्चेस में थे उनको एक तो बात है कि टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, और वो टैक्स को इम्पोज भी करते थे। बेसिकली टैक्सेस को लेते भी थे। अब किन से लेते थे? पीसेंट्स से। जो पीसेंट्स थे जो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे उसमें से 1/10 आपका जो प्रोड्यूस था उसका पैसा, उसका टैक्स किसके पास जाता था? इन क्लर्जीज के पास जाता था, इन प्रीस्ट के पास जाता था। सो अब हम बात करते हैं आपकी सेकेंड स्टेट की जो कि है द नोबिलिटी। या आपकी नोबिलिटी क्या है? ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आप कह सकते हो कि ये लोग आपके किंगडम, किंग्स वगैरह से मिलते जुलते हैं। सो जो किंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग, ये सब नोबिलिटी में आते हैं। ओके, सो इन लोगों को भी कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। इनको एक बेनिफिट क्या होता था? फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसका मतलब है फ्यूडल सिस्टम क्या है मैं आपको एक बार बताती हूँ, जिसमें जो कॉमन लोग होते हैं वो अपना लैंड को इन लोगों को देंगे, और ये लोग इन रिटर्न उनको क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। सो यही आपका फ्यूडल सिस्टम था। अब हम आते हैं थर्ड स्टेट के लोगों पे। अब ये थर्ड स्टेट के लोग कौन थे जिन्हें टैक्स पे करना पड़ता था? सो ये थर्ड स्टेट के लोग थे आपके कॉमन लोग, जैसे कि मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीसेंट्स, आर्टिशंस, लैंडलेस लॉर्डर्स, पीसेंट्स, सर्वेंट्स एंड सो ऑन। सो जो कॉमन लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। सो एज वी डिस्कस्ड कि इन्हीं लोगों को सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। अब इन लोगों में भी कुछ अमीर होते थे और मोस्टली गरीब होते थे। अमीर जैसे कि लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कुछ लोग अमीर होते थे लेकिन उतने नहीं जितने नोबल्स होते थे। और मोस्टली इसमें गरीब लोग भी होते थे, जैसे कि आपके पीसेंट्स, लैंडलॉर्डर्स, सर्वेंट्स, ये सब लोग। अब इन्हीं लोगों को जो आपके तिथि और टैक्स है ये सब पे करना पड़ता था। सो अब प्रॉब्लम क्या आती थी? जो पीजेंट लोग थे उनको जो नोबल्स के घरों में फोर्सफुली काम करवाया जाता था, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अब होता क्या था? ये जो आपके फर्स्ट और सेकेंड स्टेट हैं ये अपने प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके ऊपर सारा बर्डन आ रहा है। सो हम इसमें यही कंक्लूड करते हैं। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये सिस्टम आपको अच्छा लगा कि नहीं। डेफिनेटली नहीं, राइट। स्ट्रगल टू सर्वाइव। बेसिकली लोगों को रहने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी। कहाँ पर? फ्रांस पर। क्यों? अब सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होती गई। जो आपकी फ्रांस की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई 1715 एंड 1789 में बहुत ज़्यादा। अब बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आपकी बहुत ज़्यादा विंटर, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई थी, जिसकी वजह से आपके जो क्रॉप्स थे वो अच्छे से नहीं हो पाए। अब 2 प्रॉब्लम हुई। एक, आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई। दूसरी, आपकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से नहीं उग पाई। अब इसी पर एड ऑन तीसरी प्रॉब्लम भी आ गई कि जो आपके ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ गए। ठीक है, अब बढ़े तो बढ़े, जो बेकर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन को और भी वर्स्ट कर दिया। कैसे? उन्होंने होर्डिंग की ब्रेड्स की। अब होर्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को छुपा देना और उसको फिर बाद में
महंगा बेचना, जैसे कि उसको मैं आपको हिंदी में समझा सकती हूँ, काला बाजारी। ओके, अब इसी टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, जब किसी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ के जीने को इंडेंजर्ड हो जाए तो उसी को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। बेसिकली जैसे कि आप देखेंगे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो इंडेंजर्ड हो जाते हैं, वैसे ही एक ऐसा टाइम जहाँ पे ह्यूमंस इंडेंजर्ड होने लगे, जहाँ पे ह्यूमंस की शॉर्टेज होने लगे, उसी को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। आई होप सो आपको यहाँ तक अभी तक समझ आ चुका होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अ ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास, अ ग्रोइंग ऑफ, क्या मतलब है इसका, मैं समझाती हूँ। यही वो टाइम है जब लोगों को लगने लगा कि येस वी नीड आवर राइट्स। बेसिकली लोग मानते थे कि जो भगवान है उसी ने हमारे जो राजा को है चूज़ किया है, सो हम उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते, उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अब कुछ फिलोसोफर्स आए, कुछ एजुकेटेड लोग आए जिन्होंने इसको गलत प्रूफ किया, और जो बाकी जनता थी उसे बताया कि आपको अपने राइट्स मांगने हैं। अब कैसे? अब जैसे कि हमने पढ़ा, मिडिल क्लास में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अमीर थे। बेसिकली जैसे कि आपके जो ट्रेडर्स थे, जो आपके मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, ये सब लोग पैसा कमाते थे अपने सिल्क और वुलन टेक्सटाइल्स को बेचकर। अब अगर पैसा आएगा तो डेफिनेटली वो एजुकेट होंगे तो उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आएगी हर चीज़ को क्वेश्चन करने की, राइट। तो वैसे ही उन लोगों में एबिलिटी आई अपने राइट्स मांगने की। अब बहुत सारे फिलोसोफर्स आए। फिलोसोफर्स कौन होते हैं? वो लोग जो दूसरों को समझाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ओके, सो ये फिलोसोफर्स कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे कि जॉन लॉके, जीन जैक्विस रॉस्क्यूई एंड मॉन्टेस्क्वी। अब आई डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, बट इसमें नाम तो ऐसे ही लिखा है। वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि किसी भी इस मतलब फ्रांस में, सोसाइटी में कोई भी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए? जो वो हार्डवर्क करते हैं, वो बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए जो उन्हें बाय बर्थ मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज़ भी लाए। अभी बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर आइडिया था वर्ल्ड वाइड, ये था आपका फ्रेंच सोसाइटी का स्लोगन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्क में आ सकता है कि ये क्या स्लोगन था। सो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे फिलोसोफर्स के आइडियाज़ के बारे में। अभी कौन से आइडियाज़ थे वो देखते हैं। सबसे पहले जॉन लॉके ने एक बुक पब्लिश की थी, इन द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सो इस बुक में क्या लिखा था कि मोनार्क्स डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हमें ये नहीं समझना है कि जो भगवान ने ही इस किंग को चूज़ किया है, और जो आपकी रॉस्क्यू ने थी उसने भी यही, मतलब ऐसी ही सिमिलर बुक बनाई थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बताया था। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉस, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने बनाई थी, जिसमें क्या लिखा गया था, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये एक पावर है। उसमें लिखा गया था कि इंस्टेड एक ही पर्सन के अंदर पावर देने से बचाए हमें 3 लोगों में पावर बांटनी चाहिए, 3 गवर्नमेंट्स में पावर बांटनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में। सो फिर जब आपका जो 13 कॉलोनीज़ हैं उसकी इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से आज़ाद हो गए थे, जब ये 13 कॉलोनीज़, तब यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने यही गवर्नमेंट को फॉर्म किया था, ये आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब किंग ने क्या किया? किंग ने एक इस स्टेट जर्नल्स की असेंबली को बुलाया। अब ये असेंबली बहुत टाइम पहले की गई थी और ये फिर से ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि ये इस असेंबली को फिर से करना पड़ा। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट में से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए और थर्ड स्टेट में से आपके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। अब हुआ क्या कि जो आपकी फर्स्ट स्टेट थी उनको ऐसे यहाँ पे इस साइड चेयर और इस साइड चेयर, जिसमें आपकी जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसी चेयर्स को रो वाइज लगाया था और वहाँ पे बैठे। और जो आपके थर्ड स्टेट के लोग थे उनके साथ फिर से डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उन्हें पीछे खड़ा होना पड़ा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो आपके थर्ड स्टेट के लोग थे वो ज़्यादा प्रॉस्पोरस और एजुकेटेड थे आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों से जिनको बिठाया गया था। सो अब थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड की कि उन्हें वोट्स चाहिए, उन्हें इंडिविजुअल वोट्स चाहिए, मतलब कि हर एक इंसान का एक वोट। अब किंग डेफिनेटली समझ गया कि अगर मैं हर एक इंसान को एक वोट दूंगा तो मैं हार जाऊंगा।
सो उसने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। तो जो आपकी थर्ड स्टेट के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए बाहर चले गए, असेंबली से बाहर चले गए। अब हम पढ़ेंगे कि आपकी जो नेशनल असेंबली थी वो कैसे बनी। ओके, सो अब यहाँ पे हम जो आपकी जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो जैसा कि बाहर चले गए, अब हुआ क्या कि जो आपके जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वर्सिलीज एक पैलेस था, बहुत ही लग्जरियस पैलेस था, उसकी जो टेनिस कोर्ट था उसके सामने जो आपकी थर्ड स्टेट के लोगों ने डिक्लेयर किया और इस्टेब्लिश किया आपकी एक नेशनल असेंबली। सो यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ड्राफ्टेड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जो मोनार्क हैं उसकी जो पावर है उसको लिमिट करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो लोग थे जो ये इसको लेड कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है, दैट इज़ मीरुई एंड अबेसियास। ये दोनों लोग नोबल और क्लर्जी फैमिली से थे। मीरूबाई एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी और अबेसियस एक प्रीस्ट थे। लेकिन यही लोग क्या कर रहे थे, यही लोग इस नेशनल असेंबली को लेड कर रहे थे, क्योंकि हर एक स्टेट में, हर एक रिलीजन में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट अगेंस्ट एट बैसिले। यही हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अब कब स्टार्ट हुआ। सो इन द फ्रांस द हार्वेस्ट वॉज सेवरली हार्म्ड ड्यू टू हार्श विंटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विंटर की वजह से अब एक्सट्रीम विंटर्स हो रहे थे, जिसकी वजह से एक तो फसल भी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही थी, इतनी मतलब कि आपकी इतनी बार आपकी फसल ख़राब आई जा रही है, जिसकी वजह से आपके ब्रेड के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे, आपके टैक्स भी बढ़ते जा रहे थे। सो और जो पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ती जा रही थी। इन सब बहुत सारे रीजंस की वजह से जो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो हुई। अब हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके बेकर्स थे उन्होंने ब्रेड की होर्डिंग की। अब लोगों को कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए ही ना, तो हुआ क्या, अब जो वुमेंस थी वो 2-3 घंटे तक लंबी लंबी लाइन में खड़ी थी। कहाँ पे, शॉप्स के बाहर। सो ये जो लंबी लंबी लाइन्स थी, अब जो बेकर्स थे वो तो बाहर आ ही नहीं रहे थे, क्यों, क्योंकि जो ब्रेड्स थे वो होर्डेड हो चुके थे। तो यहाँ पे अब जो वुमेंस थी उनकी लिमिट हो गई क्रॉस, और उन्होंने क्या किया, इस जो शॉप्स थी उन पर हमला बोल दिया। अब लुइस ने जो आपके ट्रूप्स थे उनको पेरिस में मूवमेंट करने के लिए भेजा। लुइस ने कहा कि अपने जो सोल्जर्स थे उसको बाहर भेजा। अब लोगों को लगा कि हमें मारने धमकाने आ रहे हैं। अब लोगों ने क्या किया कि उन्होंने वो बैसिले जो आपका जेल है फ्रांस का सबसे बड़ा जेल, जिसके अंदर सारे कैदी और सारे हथियार होते हैं, वहाँ पे हमला बोल दिया और उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो हमले के लिए पूरा सारे सामान वगैरह था, सारे कैदियों को भी खाली कर दिया, और ऐसे जो आपका जो बैसिला था वो भी ख़त्म हो गया। अब इतना सारा कुछ देख के जो आपके लुइस 16 हैं उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब वो नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे। अब फाइनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बन गया। ठीक है, आपकी बुक में एक टाइमलाइन भी गिवन है, सो आप उसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना, जिसमें आपको टाइम्स के साथ उसमें क्या क्या इवेंट्स हुई वो बताया गया है। सो इन्होंने क्या किया, ये जो आपकी नेशनल असेंबली थी इसने जो आपकी पावर थी एज जो बुक में लिखा था वैसे ही 3 सेपरेटेड करती, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की जो पावर थी उसमें आया चेंज। ठीक है जी, द लॉज मेड बाय नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली ने क्या क्या लॉज बनाए वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में समझना है जो कि है एक्टिव सिटीजन्स। अब ये क्या है, आपका एक्टिव सिटीजन्स का मतलब है वो सिटीजन्स जो 25+ हैं, और वो लोग और ये 25+ तो हैं ही हैं, और ये जो टैक्स है वो कितना देते हैं, मतलब 3 दिन की वेज, बेसिकली 3 दिन की दिहाड़ी जितना वो टैक्स देते हैं। और जो पैसिव आपके सिटीज़न होते हैं वो सिटीज़न जो बाकी लोग जो 25+ भी नहीं हैं और जो टैक्स नहीं देते, वो सब बाकी लोग आपके पैसिव सिटीजन्स। तो ये 2 चीज़ें याद रखना, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ वोट देने का राइट किसको था, आपके एक्टिव सिटीजन्स को। किसको था, एक्टिव सिटीजन्स को। इसका मतलब अब फिर से वुमेंस को राइट नहीं दिया गया। अब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, डिक्लेरेशन ऑफ मेंस एंड सिटीजन्स राइट, इसमें कुछ लॉज बने गए थे जो कि था राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सो आपके ये जो 4 लॉज थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, डिक्लेरेशन ऑफ मेंस एंड सिटीजन्स राइट में, अब इसमें ये भी लिखा गया है कि इनके प्रोटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी स्टेट की। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड हो गया था बाय नेशनल असेंबली, तो अब किंग जो लुइस 16 है वो नहीं चाहता कि उसकी जो
पावर्स है उस पर क्या लगे, लिमिटेशंस लगे। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि उसने एक प्लान बनाया बेसिकली, किसके साथ मिलकर, दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर, रशिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ। अब इसकी खबर किसको लग गई, नेशनल असेंबली को लग गई। सो अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली है आपकी, उसने कहाँ हमला बोल दिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया में, ठीक है। सो जब जो आपकी नेशनल असेंबली थी वो पेरिस से फर्स्ट टाइम जो मार्च करी थी, उन्होंने एक पोम गाई थी, मैर्शलिस, जो कि रॉगेट डी एलिस ने लिखी थी। तो ये फर्स्ट टाइम लाइक उन्होंने संग की थी ये पोम। सो ये बाद में क्या बन गया, फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या था, दैट वाज मैर्सिलेस। आई डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन अगेन, बट ये मे बी ऐसा ही होगा। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने स्टार्ट कर दिया पॉलिटिकल क्लब्स। उस टाइम पर ना पॉलिटिकल क्लब्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। सो एक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था, दैट वाज आपका जैकोबिन क्लब। क्या था, जैकोबिन क्लब। सो आपका ये भी एक बार 1 मार्क में आ सकता है कि कौन सा क्लब, पॉलिटिकल क्लब बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। सो दैट वाज क्लब ऑफ जैकोबिन। अब ये जो क्लब था वो किसके नाम के आफ्टर क्या था, एस.टी. जैकोब। अब ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एमसीक्यू में आता है कि जो क्लब ऑफ जैकोबिन था वो किसके नेम के आफ्टर क्या था। अगर आपको ऑप्शन दिया होता है एस.टी. जैकोब और भी बहुत सारे और एक रॉबेस्पियर, तो बच्चे क्या करते हैं कि रॉबेस्पियर को टिक कर देते हैं बिकॉज ही वॉज द लीडर। लेकिन ऐसा नहीं है, एस.टी. जैकोब ने ही के नेम के बाद क्लब ऑफ जैकोबिन रखा गया, ठीक है। लीडर, हाँ लीडर आपके कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब आगे ये रूलर भी बनेंगे। सो अब ऐसे जो जैकोबिन क्लब्स थे उनमें मिलता कौन कौन था, लोअर क्लास के लोग मिलते थे, जैसे आपके शॉपकीपर्स, आर्टिशियन, कुक्स, शो मेकर्स, वॉच मेकर्स एंड एट्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वॉज द लीडर, राइट। अब इनका जो क्लोथिंग टाइप था जो आपके जैकोबिन क्लब के लोगों का, वो क्या था आपका, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे। और हाँ, इन्हें और क्या बोलते थे, सैंस क्वालिटीज़। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है वैसे, पीपल विदाउट नी ब्रीचेस। क्योंकि फ्रांस एज यू नो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड होते हैं। तो अब नी ब्रीचेस फ्रांस में बहुत ज़्यादा डाली जाती है। सो ये लोग नी ब्रीचेस नहीं डालते थे, तो इन्हें सैंस क्वालिटीज़ बोलते थे, जिसका मतलब है पीपल विदाउट नी ब्रीचेस। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सैन क्वालिटीज़ के मैन थे वो क्या पहनते थे, रेड कैप। अब रेड कैप क्या रिप्रेजेंट करती थी, आपकी लाइबर्टी सॉरी। सो एक और बार मतलब इसके आपके 2 MCQs फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले तो उनको क्या कहा जाता था, दैट वाज सैंस क्वालिटीज़। और जो सैंस क्वालिटीज़ मैन वोर अ रेड कैप विच रिप्रेजेंट डैश, तो क्या रिप्रेजेंट करती थी, लिबर्टी, ओके। सो अब जो जैकोबिन क्लब था उसने क्या डिसाइड किया कि वो अटैक करेगा पैलेस में। और जो आपका ये रॉयल फैमिली है, जो ये लुइस है और उसकी वाइफ मैरी एंटोनिया है, उसे क्या करेगा, जेल में डाल देगा। अब जो लोग हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे आपको डेट, ये जो इलेक्शंस हैं वो अगस्त 1792 में हुए। सारे लोगों ने जो 21 से प्लस थे उन्होंने दिए, ठीक है। सो अब ये भी डिसाइड हुआ गया, कौन सी डेट को, 21 जनवरी 1793 को डिसाइड हुआ गया कि जो लुइस 16 है उसको हम क्या करेंगे, पब्लिकली एक्सक्यूटेड, मतलब कि सारी पब्लिक, पूरी जनता के सामने फांसी दे देंगे। सो जनवरी 21 1793 को लुइस को फांसी दे दी गई। जो क्वीन मैरी एंटोनिया थी बेसिकली इसकी वाइफ, उसको भी सेंटेंस्ड टू डेथ, उसको भी फांसी दे दी गई, ओके। अब आता है आपका द रीन ऑफ टेरर। अब आपका 1793 से लेके 1794 तक हम पढ़ेंगे द रीन ऑफ टेरर के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि जो लीडर था जैकोबिन क्लब का, रॉबेस्पियर, अब उसे रूलर बना दिया। अब हम जब देखते हैं कि जैकोबिन क्लब को लीड किया गया और उसमें लोअर कास्ट के लोग रखे गए, तो जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि अच्छा यार ये जैकोबिन क्लब तो बहुत अच्छा था, तो अगर जैकोबिन क्लब अच्छा है तो उसका लीडर भी अच्छा होगा। नो, वो हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि रॉबेस्पियर का जो पीरियड था, जितने टाइम उसने रूल किया, वो रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों, अब आगे पढ़ेंगे। अब जो लोग रॉबेस्पियर के एनिमीज़ थे, जैसे कि जो आपके एक्स नोबल्स, क्लर्जी और जो आपके पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स थे, जैसे कि हमने देखा जैकोबिन क्लब तो सिर्फ लोअर कास्ट के लिए था, जो आपके जो नोबल्स क्लर्जी थे वो ज़्यादातर रॉबेस्पियर के एनिमीज़ थे। तो और जो रॉबेस्पियर के रूल को नहीं मानता था तो उसको क्या किया जाता था, उसको बंदी बना लिया जाता था। अगर तो उसे लगता है कि मैं गिल्टी फील करता हूँ तो उसे मतलब एक्सक्यूट कर दिया जाता था। लेकिन अगर उसे नहीं लगता, उसे कोई रिग्रेट नहीं होता है, तो उसे गिलोटिन्ड कर दिया जाता था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक मशीन
सिमिलर टू समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे एक यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे एक बैठने के सोने के लिए बेसिकली जगह होती है, जहाँ पे एक पर्सन लेटता है, यहाँ पे इसकी जो आपकी गर्दन है वो होती है और ऊपर एक ब्लेड होता है। सो इस ब्लेड को यहाँ पे धागे से बांधा जाता है और इस धागे को जैसे छोड़ा जाता है ये ब्लेड नीचे गिरती है और जो आपके पर्सन है उसकी जो गर्दन है और बॉडी अलग हो जाती है बेसिकली। सो ये रॉबेस्पियर जी ने ढूंढा था एक, क्या बोलते हैं उसको, मेथड अपनी एनिमीज़ को पनिश करने का, ठीक है। अब जो पीजेंट्स लोग थे उनको क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि तुम अपनी जो ग्रेन्स है सिटीज़ में भेजो और किस प्राइस पे भेजो जो गवर्नमेंट ने सेट किया है। अब जेकोबिन क्लब में तो पीजेंट्स को अच्छा करना चाहिए बट ऐसा नहीं हुआ, इससे एक्चुअली बहुत ही उल्टा हुआ, राइट। अब रॉबेस्पियर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की जो इक्वालिटी दर्शाती हैं, जैसे कि सभी को फोर्सफुली कौन सा ब्रेड खाना है, इक्वालिटी ब्रेड। इसे हम पेन लेजिलिटी भी कहते हैं, जो कि बेसिकली इक्वालिटी ब्रेड है, जो कि आपकी जो वीट होती है उससे बना होता है, ठीक है। सो आप अगर आपका है पेन लेजिलिटी इज़ नोन एज और उसका मीनिंग, तो उसका मतलब है बेसिकली इक्वालिटी ब्रेड, ठीक है। और दूसरा इक्वालिटी के लिए उसने क्या किया कि उसने जो मैडम और सर था उसको आप क्या बुलाएंगे, सिट्यूइन एंड सिट्यूइनी, बेसिकली सिटीज़न, ठीक है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि रॉबेस्पियर ने क्या क्या चीज़ें की इक्वालिटी दर्शाने के लिए। सो यू विल लाइक इनलिस्ट दीज पॉइंट्स, ठीक है। और बहुत सारी हार्श पॉलिसीज़ भी बनाई गई, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स भी मिली गई, और फिर क्या किया लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि रॉबेस्पियर को भी अब हम क्या कर देंगे, गुलिटीन्ड कर देंगे। जैसे वो लोगों को गुलिटीन करता था, अब रूलर को खुद हम नीचे से ब्लेड मारेंगे और रॉबेस्पियर को भी क्या कर देंगे, एक्सिक्यूट कर देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द डायरेक्टरी। जो आपकी डायरेक्टरी है अब वो रूल करेगी फ्रांस को। अब डायरेक्टरी का क्या मतलब है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक बुक थी जिसमें बताया जाता है कि अपनी जो पावर है उसको सेपरेट कर लो, ठीक है। किसमें, 3 चीज़ों में, लेजिस्लेचर, सो आपके ये 3 में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। सो इन 3 में आपकी जो पावर है वो डिवाइड हो जाएगी, इसी को बोल देंगे डायरेक्टरी रूल्स। सो वो क्या आपको लगता है अभी फ्रांस में अब बहुत अच्छा रूल होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे से लड़ने लग गए, ये तीनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक दूसरे से लड़ने लग गए कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, ऐसे। सो इस बीच में क्या हुआ, जो आपके नेपोलियन है, एक मिलिट्री डिक्टेटर, उन्होंने आकर जो आपकी क्या बोलते हैं, रूलर की गद्दी है उस पर आकर राज कर लिया। सो किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका एक और चैप्टर है आपके 10th में, सो इसके बारे में आप 10th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन इन रेवोल्यूशन। अब वुमेन का क्या रोल था रेवोल्यूशन में, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर लाइक हाफ चैप्टर पढ़ लिया है लेकिन अभी तक हमने वुमेन्स की बात नहीं की। अब ये वुमेन्स का क्या रोल था अब हम ये पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो इन्होंने कैसे अपना जो, अब इन लोगों ने फ्लावर्स को बेचे, फ्रूट्स को बेचा, कपड़े धोए, वेजिटेबल्स को मार्केट्स में बेचा। सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की डॉटर्स थी उन्हीं को सिर्फ वो इंजॉय कर रही थी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है, एज डिस्कस्ड। लेकिन जो आपकी ये थर्ड स्टेट की वुमेंस की थी, इन सब के बजाय उन्हें अपनी फैमिली की भी केयर करनी पड़ती थी और उन्हें खाना बनाना पड़ता था, पानी को फेच करना पड़ता था, जो बड़ी बड़ी लाइन्स की ब्रेड को लेने के लिए करना पड़ता था, और अपने बच्चों को लुक आफ्टर भी करना पड़ता था। तो इन्हें इतने सारे काम करने पड़ते थे, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा जब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें सिर्फ पैसिव सिटीजन्स को ही क्या दिया, आपका राइट दिया कि वो वोट कर सकें। लेकिन आपकी जो वुमेन्स थी पैसिव सिटीजन्स, उनको राइट नहीं था वोट करने का। अब उन्होंने अपना वोट राइट कैसे लिया वो देखते हैं। अब उन्होंने भी बहुत सारे क्लब्स बनाए, अपनी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, ठीक है, और न्यूज़पेपर्स में उनकी ओपिनियंस और डिमांड्स को दिखाया गया, ठीक है। 60 वुमेन क्लब्स थे फ्रेंच सिटीज़ में, और सबसे फेमस कौन था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। मेन में आपका आएगा द जैकोबिन क्लब और वुमेन में आप लिख सकते हो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी या फिर रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉज के बारे में, कौन से लॉज आए जो आपकी वुमेन्स है उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे लॉज आए आपके यहाँ पे 5 लॉज हैं। सबसे पहले तो जो आपकी एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होगी कि वुमेन्स अब पढ़ेंगी। दूसरा आया कि जो वुमेन्स हैं उनको फोर्सफुली शादी नहीं करवानी दी जाएगी उनके फादर द्वारा, ठीक है। तीसरा आया कि जो मैरिज है वो सिविल लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जो सबसे पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा।
और अगर कोई वुमेन कंफर्टेबल नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, वो डिवोर्स भी ले सकते हैं, डिवोर्स लीगल हो गया। और वुमेन्स कॉलेज में जा सकती हैं, आर्टिशंस बन सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। बेसिकली उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिली, फ्रीडम। ठीक है, अब उन्हें राइट कैसे मिला वोट का वो देखते हैं। अब जब रीन ऑफ टेरर का टाइम चल रहा था, बेसिकली आपके रॉबेस्पियर का टाइम चल रहा था, उसने क्या किया, बहुत सारी वुमेन के क्लब्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया, बंद कर दिया। अब हुआ क्या, इस दौरान बहुत सारी वुमेन्स को अरेस्ट भी किया गया। तो अब लेट 19th और 20th सेंचुरी में एक मूवमेंट हुआ, याद रखना, दैट इज़ योर इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, जिसमें वुमेन्स ने अपनी वोटिंग राइट्स के लिए लड़ा। ठीक है, याद रखना कौन सा मूवमेंट हुआ फॉर द राइट टू वोट फॉर वुमेन्स, दैट वाज योर इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। ठीक है, और फाइनली आपकी जो वुमेन्स हैं उनको राइट मिल गया वोट करने का 1946 में। ठीक है, अब जो आपकी ओलंपी द गॉर्जियस थी, वो एक वुमेन रेवोल्यूशनरी में एक बहुत बड़ा उनका योगदान था। और वो क्यों कही जाती थी नेशनल असेंबली, कौन सी नेशनल असेंबली में, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन में 1791 कौन थी क्वीन कही जाती थी, किसको एड्रेस किया था क्वीन, ओलंपी द गॉर्जियस। ठीक है, सो ओलंपी द गॉर्जियस की इस वाले पैरा में ये लिखा गया है कि जैसे कि हम जानते हैं रीन ऑफ टेरर में जब जो हमारे रॉबेस्पियर थे, जैकोबिन क्लब के लीडर, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्लब्स को क्या करवा दिया, बैन करवा दिया, रोक दिया। तो इसके खिलाफ ओलंपी द गॉर्जियस ने क्या किया, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। जब आप सही चीज़ के लिए किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो उसको बोलते हैं चेस्टाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब ऑब्वियसली अगर उसने जैकोबिन क्लब के बारे में कोई या फिर जैकोबिन गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत बोला है तो उसे ऑब्वियसली पनिशमेंट मिली, राइट। अब हम पढ़ते हैं अबाउट अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब ये स्लेवरी क्या होती है, मतलब गुलामगिरी। स्लेव्स कौन है, गुलाम। ठीक है, अब जो आपकी जैकोबिन गवर्नमेंट है, उन्होंने सोशल रिफॉर्म वाज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। जो आपकी जैकोबिन गवर्नमेंट आई थी तब ये जो आपकी स्लेवरी थी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट में है, मतलब बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी। ठीक है, देखी जाने लगी मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी, बहुत ज़्यादा उसकी बातें उड़ने लगी, लाइक दैट। अब बड़ी सारी ऐसी कंपनीज यहाँ पे हैं, मैरिटिंग, गैंडलियू, सैन डोमिंगो, जो तम्बाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की क्या करते हैं, सप्लाईमेंट करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जो फ्रेंच था उन्हें कुछ वर्कर्स चाहिए थे अपनी कॉलोनी में प्लांटेशन के लिए, लेकिन जो आपके यूरोपियंस हैं वो नहीं चाहते थे कि वो दूर जाकर काम करे, किसी अननोन लैंड पर काम करे। अब एक स्लेवरी सिस्टम आया। ठीक है, ये स्लेवरी सिस्टम है 3 वे स्लेव ट्रेड। इसे हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर एक मिनट, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ठीक है, अब ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का क्या मतलब है, अब 3 आपकी एरियाज़ हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉइंट लगाती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये मैं पॉइंट्स, एक मिनट पहले आपको बताती हूँ पहले 3 एरियाज़ हैं कौन से। ठीक है, वो 3 एरियाज़ थे आपके अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। अब ये 3 जो एरियाज़ हैं वो कैसे लोकेटेड थे, जैसे कि यहाँ पे आपका यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब जब आप ये पॉइंट्स को जब आप अच्छे से, आपको तब पता चलेगा अगर आप अपना मैप देखोगे। ठीक है, अपना वर्ल्ड मैप जब देखोगे आपको अच्छे से पता चलेगा। सो ये मैंने आपको रफली पॉइंट्स बताए हैं। तो जब आप ये पॉइंट्स को जोड़ोगे आप देखोगे ट्राइंगल बनता है, राइट, है ना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। सो ये 3 जो एरियाज़ में जो आपकी स्लेवरी सिस्टम थी वो बहुत ज़्यादा चलने लगी। अब ये 3 को जब हम जोड़ेंगे वो क्या बनेगा, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इसे हम क्या बोलेंगे, रेफर करते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब होता क्या था कि जो आपके फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो अफ्रीकन कोस्ट में जाते थे, जैसे बॉटिक्स और नाइन्टीज़, ये आपके पोर्ट्स हैं। ठीक है, और क्या करते थे, वहाँ से स्लेव्स को परचेज़ करते थे, बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। अब इसका क्या मतलब है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि लोगों की बोली लगती थी, स्लेव्स की बोली लगती थी, कितनी बोली पर कौन सा स्लेव बिका जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जिस वाइट लोगों को स्लेव्स मिल जाते थे वो ले जाते थे। ठीक है, अब जब आपकी ये जो आपकी यहाँ पे नेशनल कन्वेक्शन है, बहुत सारी डिबेट्स हुई, लेंथी डिबेट्स हुई इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि 1794 से 95 तक जब आपकी जैकोबिन गवर्नमेंट थी तब ये जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा किस पे आ रहा था, पॉइंट पर आ रहा था, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो उस टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा डिबेट्स होने लगी। नेशनल कन्वेक्शन ने क्या किया, एक पास किया लॉ, दैट इज़ 1794 में, जब आपकी जैकोबिन गवर्नमेंट थी, जब आपकी रॉबेस्पियर का राज चल रहा था, कि जो आपकी स्लेवरी है वो इलीगल है और सारे के सारे जो स्लेव्स हैं फ्रांस में
फ्रांस से वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, फ्रांस में जितने भी स्लेव्स हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका नेपोलियन आया आफ्टर डायरेक्टरी, जैसे कि हमने देखा कि डायरेक्टरी के बाद आपका नेपोलियन आया, क्यों, क्योंकि जो आपकी डायरेक्टरी में 3 गवर्नमेंट्स थी वो एक आपस में लड़ती थी, तो फिर नेपोलियन में राज ले लिया। तो जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया, जो आपकी ये स्लेवरी है उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से ले आया, ठीक है। लेकिन आपकी स्लेवरी फिर से ख़त्म हो गई थी, पूरी तरह से अबॉलिश हो गई थी फ्रेंच कॉलोनीज़ में, कौन सी में, 1848 में, ठीक है। और इन स्लेव को क्या रेफर करते हैं, अफ्रीकन निग्रोस। दीज स्लेव्स वर रेफर टू एज अफ्रीकन निग्रोस। ये आप याद रखना, ये 1 मार्क में आ सकता है कि इन स्लेव्स को किस तरीके से रेफर किया जाता था, तो अफ्रीकन निग्रोस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ। अब रेवोल्यूशन हुआ, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, सो बहुत आम सी बात है कि आपकी हर एक लिविंग बीइंग की लाइफ में डिफरेंसेस तो आए ही होंगे, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम इस वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो आपकी सेंसरशिप थी वो क्या हो गई, अबॉलिश होगी। इसका सेंसरशिप क्या होती है, सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी चीज़, जैसे कोई बुक है, कोई पैम्पलेट है, कोई मैगज़ीन है, हमें शॉप्स में वो मिल जाती है, राइट। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, अगर आपको कोई बुक पब्लिश करनी है, कोई मैगज़ीन पब्लिश करनी है, कोई पैम्पलेट पब्लिश करनी है, तो आपको सबसे पहले किससे पूछना पड़ेगा, किंग से पूछना पड़ेगा। जब तक किंग एग्री नहीं करेगा तब तक वो पब्लिश नहीं होगी। लेकिन ये जो था आपका वो अबॉलिश हो गया कब, 1789 में, ठीक है। 1789 में आपका ये सेंसरशिप अबॉलिश हो गया, जिससे क्या हुआ, कोई भी पर्सन कोई भी बुक, मैगजीन, पैम्पलेट, कुछ भी, न्यूज़पेपर, कुछ भी पढ़ सकता था, ठीक है। इससे क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिकम नेचुरल ह्यूमन राइट। आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक नेचुरल ह्यूमन राइट बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पेजेस जो थे वो बिकने लगे, वो प्रिंट होने लगे, और जो लोग थे बहुत ही फ्रीडम से उसे पढ़ पा रहे थे, उसे मतलब व्यू कर पा रहे थे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे कॉन्क्लूजन पे। आपका ये जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, कॉन्क्लूजन, जिसमें हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। इसमें बहुत कम कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है इस नेपोलियन के बारे में, बट इसका एक अलग से चैप्टर है, सो वो आप बाद की क्लासेस में पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट एक वेल नोन फ्रेंच जनरल, उन्होंने अपने आप को क्या किया था, क्राउंड कर लिया था फ्रांस में 1804। क्राउंड मतलब बेसिकली अपनी जो फ्रांस की गद्दी थी उस पर राज कर लिया था। कब किया था ये याद रखना, जब डायरेक्टरी का सोचा गया था, लेकिन डायरेक्टरी भी कुछ नहीं कर पाई, तब नेपोलियन राजा बन गए, ठीक है। He conquered neighboring European countries, deposed dynasties and established kingdoms in which members of his family resided. इसका मतलब था कि आपके जो नेपोलियन थे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ और डायनेस्टीज़ पर अपना राज जो था वो जमा लिया और उसको कॉन्कर कर लिया, ठीक है। बेसिकली उन कंट्रीज़ को हरा दिया, ठीक है। और जहाँ पे क्या हुआ, उसके जो मेंबर ऑफ हिस फैमिली रहते थे, ठीक है, उसको अपने जो यूरोप था वो अपने आप को क्या मतलब खुद को कैसे देखता था, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। क्यों, क्योंकि उसने काफ़ी सारे लॉज, प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और डेसिमल सिस्टम, काफ़ी चीज़ें उसने क्या की थी, इनैक्ट की थी, उसने इन्वेंट की थी। बहुत से लोग जो थे वो नेपोलियन को कैसे देखते थे कि नेपोलियन हमारा लीडर है, अब वो हमें क्या दिलाएगा, फ्रीडम दिलाएगा, ठीक है। और जो नेपोलियन था वो फाइनली डिफीट हो गया था वाटरलू में, वाटरलू एक वॉर थी जिसमें वो डिफीट हो गया 1815 में। जब नेपोलियन डिफीट भी होगा ना, लेकिन फिर भी तब भी उसकी जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के और उसके जो मॉडर्न लॉज थे वो दूसरे पार्ट्स के, यूरोप के पार्ट्स में बहुत ज़्यादा फैलने लगे, ठीक है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा जो चीज़ स्प्रेड हुई वो थी इनके आइडियाज़, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और इनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फैल गए, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड लिबरेशन ऑफ कॉलोनाइज्ड नेशन। जो नेशंस कॉलोनाइज्ड थे उनकी क्या हुई, ये 2 चीज़ें जो थी वो अबॉलिश हो गई, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ इंडियंस हु वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंक्लूडेड टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। इन दोनों के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, राइट, ये इंडिया के ही हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जिससे कौन इंस्पायर थे, 2 लोग थे इंडिया के, दैट वाज टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। ये आपको 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि हु वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हु इंडियंस वर, राइट। तो इसमें आप टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय का नाम लिखोगे। सो विद दिस वी आर कम्प्लीटेड विद दिस चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो etude.guru.in एंड इस द फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट्स के लिए सर्च कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।